कॉमिक स्टोरी अड्डा में आपका स्वागत है। तो आज मैं लेकर आई हूँ कॉमिक पवन कॉमिक से, जिसका नाम है अदृश्य किरणें। ये कॉमिक एक साइको साइंटिस्ट पर है जो कि सब कुछ तहस नहस करना चाहता है। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को अपना प्यार दीजिए। और चलिए सीधे स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। भौतिक वैज्ञानिक डॉक्टर गौतम देश के उन जाने माने वैज्ञानिकों में से एक थे जिन्होंने विभिन्न आविष्कारकों द्वारा देश की प्रगति एवं विकास के विशेष योगदान दिया था। एक दिन वह अपने मित्र प्रोफेसर रमन के साथ प्रयोगशाला की ओर जा रहे थे। डॉक्टर, मैंने सुना है आजकल आप कहीं नए प्रोग्राम में व्यस्त हैं। हाँ प्रोफेसर, यदि वह प्रयोग सफल हो जाता है तो हम विज्ञान के क्षेत्र में कई देशों से आगे निकल जाएंगे। सहसा मध्यम गति से दौड़ती हुई डॉक्टर गौतम की कार एक झटके से रुकी। आपने गाड़ी क्यों रोक दी? शायद इंजन में कुछ खराबी आ गई है। और डॉक्टर गौतम कुछ देख पाते उससे पहले ही डॉक्टर गौतम चौंक पड़े। कार अगले ही क्षण में जमीन से सैकड़ों फीट ऊपर उठ गई। डॉक्टर, कोई हमारी गाड़ी को चुंबकीय बल द्वारा अपनी ओर खींच रहा है। जल्दी कुछ कीजिए। मैं तो कुछ भी नहीं समझ पा रहा हूँ प्रोफेसर। इस दृश्य को बहुत से लोगों ने देखा। आश्चर्य, कार को गैस के गुब्बारे की तरह वो आकाश में उड़ रही है। ऐसा तो पहली बार देखा है। कितनी तेजी से ऊपर उड़ रही है। मैंने उन दो व्यक्ति को भी देखे हैं। और फिर देखते ही देखते डॉक्टर गौतम की कार नजरों से ओझल हो गई। उस समय आकाश में धरती से 50 किलोमीटर की दूरी पर चक्कर काट रहा एक तश्तरी नुमा यान। आपने तो कमाल ही कर दिया प्रोफेसर। यह साधारण सा यंत्र है, किंतु इसे छुपी विलक्षण चुंबकीय शक्ति है। यह मेरी नई खोज है टॉनी। इस यंत्र के द्वारा मैं धरती से सैकड़ों मील दूर भी लोहे से बनी भारी भारी वस्तुओं को खींच सकता हूँ। वह कार अब हमारे यान को छूने ही वाली है। प्रोफेसर, मुझे क्या करना है? तुम्हें सिर्फ यान की दिशा बदलकर उसकी गति बढ़ानी है। अगले ही क्षणों में डॉक्टर गौतम की कार उस यान से चिपक गई। यान उसे लेकर उत्तर की ओर उड़ने लगा। किसी ने इस घटना की जानकारी कोतवाली को दे दी। इंस्पेक्टर, उस कार में महान वैज्ञानिक डॉक्टर गौतम एवं रमन थे। मैंने उन्हें अपनी आंखों से देखा है। इस जानकारी के लिए आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। चार्ज रूम से निकलकर इंस्पेक्टर पांडे ने यह जानकारी अपने सहायक इंस्पेक्टर को दी। आश्चर्य है सर, डॉक्टर रमन और डॉक्टर गौतम का अपहरण, और वह भी ऐसे तरीके से। फिर यह सूचना पुलिस कंट्रोल रूम को दी गई। सूचना पाते ही पुलिस ने 2 हेलीकॉप्टर आकाश में चक्कर काटने लगे। सड़कों पर पुलिस की गाड़ियां दौड़ने लगीं, किंतु डॉक्टर रमन और गौतम, उनकी कार, कोई जानकारी नहीं मिली। 2 दिन बाद डॉक्टर गौतम की कार सही हालत में जंगल में पाई गई। सर, अब मैं विश्वासपूर्वक कह सकता हूँ कि कार के उड़ान की खबर झूठी थी। मिस्टर राठी, मैंने इस संबंध में और भी बहुत से लोगों से पूछताछ की है। इस कार को 20 लोगों ने आकाश में उड़ते देखा है। कार वही है, किंतु सब यदि यह कार आकाश में उड़ी होती और फिर नीचे गिरी तो यह यहाँ इस अवस्था में मिलती। यह बात तो वास्तव में सोचने वाली है मिस्टर राठी। अगले दिन महान वैज्ञानिक गौतम एवं रमन के अपहरण का समाचार अखबारों में छपा। पढ़िए आज की ताज़ा खबर, महान वैज्ञानिक डॉक्टर गौतम एवं रमन का विचित्र तरीके से अपहरण। पुलिस विभाग परेशान। लाख कोशिश के बाद भी इस संबंध में कोई सूत्र नहीं मिला। मिस्टर राठी, फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट का कहना है कि डॉक्टर गौतम एवं कार का ड्राइवर कर रहे और रमन उनके साथ थे। फिर वह आकाश में ही कहीं गायब हो गए। सर, और उन्हें छोड़कर कार सही सलामत धरती पर कैसे आ गई? सबसे पहले हमें इसकी पहेली को सुलझाना होगा। दूसरी ओर एक ऐसे खंडर में जोधन जंगल में था जिसे भूतहा समझा जाता था। प्रोफेसर, उस कार का तो नाम निशान भी नहीं रहा होगा। नहीं टॉनी, मैंने उसी यंत्र द्वारा, चुंबकीय बल द्वारा उसे इस प्रकार जंगल में उतारा कि वह अपने सही रूप में है। वह दोनों वैज्ञानिक कैसे हैं? वह दोनों अभी बेहोश हैं प्रोफेसर। उनका ध्यान रखना टोनी। वह दोनों महान वैज्ञानिक हैं, अतः उनका सम्मान करना हमारा कर्तव्य है। टोनी बाहर चला गया
और अगले ही क्षण वह एक दूसरे कक्ष में दाखिल हुए। गुड मॉर्निंग डॉक्टर, मुझे खुशी है कि आप होश में हैं। तुम कौन हो? मैं प्रोफेसर डैंग का सहायक टॉनी हूँ। आप दोनों इस समय उनकी प्रयोगशाला में हैं, किंतु आप स्वयं को कैदी समझकर प्रोफेसर का अतिथि ही समझें। मैं उस शैतान से मिलना चाहता हूँ। मैं उनसे बात करूँगा डॉक्टर। और इस संदेश को पाकर प्रोफेसर डैंग स्वयं डॉक्टर गौतम तथा रमन से मिला। प्रोफेसर डैंग, मैंने तुम्हारे करे आविष्कारों के विषय में सुना है, उससे प्रभावित भी हूँ। फिर भी मेरे दिल में तुम्हारे लिए अच्छी भावना नहीं है। यदि तुम अपने आविष्कार का प्रयोग मानव हितों के लिए करते तो तुम्हें किसी देवता की तरह पूजा जाता। छोड़ो डॉक्टर, अब इस प्रकार की बातों से मुझे दिलचस्पी नहीं रही। मुझे तो केवल अपने उद्देश्य में दिलचस्पी है डॉक्टर, जिसके अनुसार मुझे संसार के नक्शे से हिंदुस्तान का नामो निशान मिटा देना है। और तुम चाहते हो कि तुम्हारा यह उद्देश्य पूरा हो जाएगा? प्रोफेसर डैंग, हिंदुस्तान की धरती न तो वीरों से खाली हुई है और न वैज्ञानिकों से, इसीलिए तुम्हारा यह सपना कभी पूरा नहीं होगा। प्रोफेसर डैंग ने यह सुना तो गुस्से से दांत पीस लिए। उसने टोनी को बुलाया। टोनी, इन दोनों सरफिरे वैज्ञानिकों को एक कैदी से अधिक न समझा जाए। ठीक है प्रोफेसर। इसके पश्चात वह कक्ष से बाहर चला गया। डॉक्टर गौतम तथा रमन विचारमग्न थे। पता नहीं यह डैंग अब क्या करने वाला है। वहां से निकलने का मार्ग देखना होगा। इधर राजनगर के उपग्रह केंद्र की प्रयोगशाला में सब कुछ ठीक है डॉक्टर। कंट्रोल सिस्टम में कोई खराबी नहीं है। जी हाँ, उसमें किसी तब्दीली की जरूरत नहीं है। अर्थात उपग्रह छोड़ने की जो तिथि निश्चित की गई थी वह उचित है। इसके पश्चात दुबे तथा वर्मा कक्ष से निकलकर मैदान में आ गए। रॉकेट दागने के लिए तैयार है डॉक्टर। कल इसके द्वारा छोड़ा गया उपग्रह पृथ्वी की कक्ष में प्रवेश कर जाएगा। उसी समय, प्लीज जल्दी आइए डॉक्टर, प्रयोगशाला का कोई भी यंत्र काम नहीं कर रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है? वैज्ञानिक दुबे तथा वर्मा चौंक पड़े। सहायक के साथ वह प्रयोगशाला में पहुंचे और तब, उफ, यह क्या हो गया डॉक्टर? प्रयोगशाला की सभी यंत्र बेकार हो गए। उपग्रह छोड़ने वाली तिथि बदलनी होगी। इस खराबी को देखना होगा। किंतु कुछ ठीक प्रकार से देखा गया, किंतु व्यर्थ। हम हार गए डॉक्टर, हमारी मेहनत बेकार चली गई। आखिर यह हुआ कैसे? उधर प्रयोगशाला के ठीक ऊपर आकाश में 50 मील की ऊंचाई पर मौजूद था प्रोफेसर डैंग का वही यान। यह सब इस यंत्र की वजह से हुआ है टोनी। इस यंत्र से निकलने वाली चुंबकीय किरणों के प्रयोग से प्रयोगशाला के यंत्र खराब कर दिए गए हैं और इसका अर्थ यह है कि प्रोफेसर की अब वह उपग्रह नहीं छोड़ा जा सकता। कम से कम इस समय तक के लिए नहीं, जब तक ये वैज्ञानिक असली कारण पता नहीं लगा लेते। क्या तुम स्क्रीन को देख रहे हो? हाँ प्रोफेसर, स्क्रीन मेरे सामने है। उसी दिन वैज्ञानिक दुबे एवं वर्मा एक ही गाड़ी से अपने निवास की ओर लौट रहे थे। सहसा अचानक ही गाड़ी कैसे खराब हो गई? हो सकता है ईंधन समाप्त हो गया हो। और वैज्ञानिक दुबे तथा वर्मा कुछ समझ पाते उससे पहले ही, डॉक्टर, हमारी गाड़ी तेजी से ऊपर उठ रही है, डॉक्टर गौतम की गाड़ी की तरह। ओ माय गॉड! यह संयोग ही था कि उस समय इंस्पेक्टर पांडे राठी की जीप उस सड़क से गुजर रही थी। सर, वह देखिए, उड़ती हुई गाड़ी। हमें जल्दी ही कुछ करना होगा मिस्टर राठी। देखते ही दोनों जीप से उतरे और फिर उस स्थान पर, किंतु व्यर्थ। कार अब इतनी ऊंचाई पर जा चुकी थी कि गोलियां पहुंच नहीं सकती थीं। सड़क पर भीड़ थी कि क्रमशः नजरों से ओझल होते ही उस गाड़ी को बहुत से लोगों देख रहे थे। आश्चर्य, अब तो कारें भी आकाश में उड़ने लगी हैं। इसे तो विज्ञान का चमत्कार ही कहा जाएगा। अभी 4 दिन पहले ही तो ऐसा हुआ था। स्पष्ट है कि अपराधी ने अपहरण करने के लिए नया तरीका आजमाया है और फिर गाड़ी बिल्कुल अदृश्य हो गई। इंस्पेक्टर पांडे ने तुरंत कंट्रोल रूम सूचित किया। प्लीज जल्दी कीजिए, अभी कुछ क्षणों पूर्व ही वह कार नजरों से ओझल हुई है। थोड़ी देर बाद पुलिस के हेलीकॉप्टर आकाश में चक्कर काटने लगे, किंतु व्यर्थ, कुछ भी नहीं हो सका। पुलिस विभाग की नींद हराम हो गई। इंस्पेक्टर पांडे और राठी एक पल के लिए भी आराम नहीं कर सके। सर, 5 दिन से हमारी यह दूसरी घटना है। मिस्टर राठी, मुझे यकीन है अब काम डैंग के अलावा किसी अन्य व्यक्ति का नहीं है।
इस बार वह और नई खोज लेकर इस धरती पर आया है। 2 दिन तक निरंतर भागदौड़ करने के बाद इंस्पेक्टर पांडे को वह गाड़ी भी उसी स्थान पर मिली जहां डॉक्टर गौतम की गाड़ी पाई गई थी। गाड़ी तो यह रही सर, किंतु वैज्ञानिक दुबे वर्मा इसमें नहीं है। मिस्टर राठी, डैंग का उद्देश्य ही उन वैज्ञानिकों का अपहरण करना था। गाड़ी के लिए महत्वहीन थी, इसलिए उसने इन्हें नीचे फेंक दिया। यूँ कहिए सर, किंतु इसे नीचे गिराने के बजाय बहुत ही सावधानी से रख दिया गया है। एक ही बात है मिस्टर राठी, वैसे सोचने वाली बात यह है कि दोनों गाड़ियां यहीं क्यों गिराई गईं। हमें इस जंगल को देखना चाहिए, हो सकता है इस स्थान से डैंग का कोई संबंध है। आप ठीक कहते हैं सर। और इसके उपरांत यह दोनों की आगे की ओर बढ़ने लगी। तभी गाड़ी के अंदर से एक आवाज आई, तुम मूर्ख हो इंस्पेक्टर, मुझ तक कभी नहीं पहुंच पाओगे। पांडे और राठी दोनों चौंक पड़े। यह आवाज तो ऐसा लगता है जैसे कार के अंदर से आ रही है। दोनों पलटकर कार के पास पहुंचे। और फिर, कौन हो तुम, कहाँ से बोल रहे हो? इसी गाड़ी के अंदर से। इस गाड़ी के अंदर से? ऐसा कैसे हो सकता है? इंस्पेक्टर, गाड़ी की सीट के नीचे एक ट्रांसमीटर स्पीकर सहित पड़ा है। मेरी आवाज का माध्यम वही है। मैंने सोचा मेरी आवाज सुनकर तुम व्यर्थ की भाग दौड़ में बच जाओगे, और अगले ही क्षण वह शक्तिशाली ट्रांसमीटर इंस्पेक्टर पांडे के हाथ में था। प्रोफेसर, मैं उन चारों वैज्ञानिकों के विषय में जानना चाहता हूँ। वह चारों मेरे कब्जे में हैं इंस्पेक्टर। उन तक तुम कभी नहीं पहुँच सकोगे। अतः भागदौड़ व्यर्थ है। इंस्पेक्टर, मेरे विषय में सोचना छोड़ दो। इस समय तुम कहाँ हो? अंतरिक्ष में स्थित अपनी प्रयोगशाला में, किंतु वहां तक तुम्हारे रॉकेट भी नहीं पहुंच सकेंगे। प्रोफेसर डैंग, मैं जानना चाहता हूँ तुम उन वैज्ञानिकों का अपहरण क्यों कर रहे हो? ताकि तुम्हारा देश विज्ञान के क्षेत्र में सबसे पीछे रह जाए, इस धरती पर कोई भी नया आविष्कार जन्म न ले सके। इसलिए मैं चुन चुनकर इस देश के वैज्ञानिकों का अपहरण करूंगा, अथवा उन्हें समाप्त कर दूंगा। इंस्पेक्टर पांडे ने 1-2 प्रश्न और किए, किंतु अब दूसरी ओर से उनका उत्तर मिलना बंद हो गया। मैंने सब कुछ सुन लिया सर, किंतु अंतरिक्ष में रहने वाले डैंग पे हम किस प्रकार पकड़ सकेंगे? कोई ना कोई रास्ता निकालना ही पड़ेगा मिस्टर राठी। इधर अपने तश्तरी नुमा यान में डैंग। मेरी समझ में अभी तक नहीं आया प्रोफेसर कि आपको उस गाड़ी में ट्रांसमीटर रखने की जरूरत क्या थी। टोनी, तुम्हें पता है अब वह ट्रांसमीटर पुलिस विभाग में रहेगा। जी हाँ सर, जी हाँ, और अब वह उनके माध्यम से हमें संबंध स्थापित करने का प्रयास करेंगे, और यह एक अच्छी बात होगी प्रोफेसर, जो किसी प्रकार भी संभव नहीं होगा। बिल्कुल होगा, यह कि उसके द्वारा मुझे उनकी गतिविधियों का पता चलता रहेगा। आओ अब चलें टोनी। ठीक है प्रोफेसर, कहते ही टोनी ने यान की दिशा बदल ली। उधर इंस्पेक्टर पांडे ने डीजी साहब को पूरी बात बताकर वह ट्रांसमीटर उन्हें सौंप दिया। मिस्टर पांडे, मेरा विचार है यह कार्य सेना की मदद के बिना पूरा नहीं होगा। जी हाँ, इतनी ऊंचाई तक सेना के जेट विमान ही उड़ सकते हैं। यदि डैंग की प्रयोगशाला एक स्थान पर स्थापित है तो उसे शक्तिशाली मिसाइल के द्वारा नीचे गिराया जा सकता है। गिराना उचित नहीं होगा सर, क्योंकि इस प्रकार तो हमारे चारों वैज्ञानिक भी समाप्त हो जाएंगे। तो कुछ और सोचना पड़ेगा। पहले हमें यह देखना होगा कि वह प्रयोगशाला कहाँ है। मैं मंत्री महोदय से बात करता हूँ। और फिर मंत्री महोदय से बात करने के पश्चात जब डीजी साहब जीप पर बैठकर अपने निवास की ओर चल पड़े तो उनकी जेब में पड़ा डैंग का वह शक्तिशाली ट्रांसमीटर चीख उठा। आवाज़ सुनते ही जीप रोक दी, ट्रांसमीटर हाथ में लिया। तो अब आप मुझे पकड़ने के लिए सेना की मदद ले रहे हैं डीआईजी महोदय? अपने आप को बहुत चालाक समझते हो। प्रोफेसर डैंग, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। कहाँ हो तुम? समझने की कोशिश करो प्रोफेसर, मैं तुम्हें समझौता करना चाहता हूँ। ठीक है डीआईजी महोदय, मैं आपसे समझौता करूँगा। इसके साथ ही ट्रांसमीटर शांत हो गया। डीआईजी जीप में बैठ गए, लेकिन तभी वह जीप एक पल के ऊपर क्यों उठ रही है? और सचमुच जीप एक ही पल में 15-20 फीट ऊपर उठ गई। ओह, शायद मेरा भी अपहरण हो रहा है। खतरे को समझते ही डीआईजी साहब जीप से कूद गए। जीप तेजी से आकाश की ओर बढ़ रही थी।
और लोग 100 फीट ऊपर पहुंचकर वह नीचे आने लगी। इस दृश्य को देखकर लोगों में भगदड़ मच गई। बच्चों भागो, ऊपर से जीप गिर रही है। यह जीप निश्चित 2-4 की जान लेकर रहेगी, जल्दी करो। और अगले ही पल जीप सड़क से टकराकर टुकड़े टुकड़े हो गई। संयोगवश कोई घायल नहीं हुआ। चेहरे पर पश्चाताप एवं पराजय के भाव लिए डीआईजी साहब वहीं खड़े थे। डैंग का उद्देश्य मुझे समाप्त करना था। यदि मैं उचित समय पर जीप से नहीं कूदता तो। उसी दिन सेना के जेट विमान ने उड़कर उड़ान भरी। डैंग की प्रयोगशाला को दूर दूर तक तलाश किया, किंतु वह असफल रहे। डैंग की प्रयोगशाला का पता नहीं चला। तो कॉमिक को यहीं पर स्टॉप करते हैं क्योंकि फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। लेकिन देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में कि सभी साइंटिस्ट को बचा लिया जाता है या नहीं। तो तब तक के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियोस को लाइक कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए बाय।